सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और ये रही आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो आंसर होगा इसका पंजाब ने। तो अभी पंजाब राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना को शुरू किया है। तो इसमें हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। ये डेटा याद रखना, कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान, उन्होंने इसको अभी मोहाली से शुरू किया है। ये पंजाब राज्य की योजना है। इसी तरह की केंद्र में भी चलती है, वो आप सबको पता है, कौन सी? आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उसके 2-3 फैक्ट जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। जैसे कि कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है? 5 लाख रुपए पर फैमिली। कब शुरू हुई थी? 23 सितंबर 2018। कहां से शुरू हुई थी? रांची, झारखंड से। फंडिंग का भी याद रखना थोड़ा सा। इसमें जो फंडिंग दी जाती है, मतलब ये 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो स्टेट और सेंटर का किस तरह से डिविडेशन है? तो 60:40 का रेशो है। मतलब सेंटर देगा 60% हिस्सा, 40% हिस्सा उसका स्टेट देगा। उसी तरह से सेंटर और पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों में अगर बात करोगे तो डिविडेशन किस तरह से है? 90:10 के रेशो में है। यहां से हर पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न बना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये योजना वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर हम पंजाब चलेंगे। उससे पहले ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहा। आज का पहला होमवर्क प्रश्न आपके लिए यूपीपीएससी का ये सवाल है और आयुष्मान भारत योजना से संबंधित ये सवाल है, आपको करना है। इसके बारे में सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो वीडियो को पॉज करो, आराम से प्रश्न सॉल्व करो, हम योजनाएं पढ़ लेते हैं। देखो, एक योजना थी शक्ति श्री कार्यक्रम। इसको उड़ीसा ने शुरू किया था। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली में हुई थी। कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र। सेतु बंद विद्वान योजना शिक्षा मंत्रालय। अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश। नारी अदालत और आमा सशक्तिकरण योजना सिक्किम। मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना तमिलनाडु। बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया महाराष्ट्र ने। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त 2025 को मोदी जी ने घोषणा की थी इसकी। श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार। बंगलुरु में अन्नपूर्ण योजना, जो कि स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई थी, कहां पर? बंगलुरु में। अब पंजाब भी ले चलते हैं आपको, ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री भगवंत मान हो गए, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। उसके अलावा पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नाम से ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की थी। लोक मिलनी योजना शुरू हुई। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट यहाँ चलता है। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू हुई। और जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने पंजाब के मोहाली सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में पारंगत सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण का एक उद्घाटन किया था। और पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट ये पंजाब की नांगल नहर में शुरू किया गया। अभी ऑपरेशन प्रहार भी शुरू किया था पंजाब पुलिस ने राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? नेशनल वोटर्स डे। तो आंसर होगा 25 जनवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये नागरिकों में चुनावी जागरूकता पैदा करने और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को, क्योंकि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना ये 25 जनवरी 1950 को होती है, इसीलिए। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी ये ध्यान रखना। तो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे प्रतिभा पाटिल, उन्होंने पहली बार साल 2011 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। तो इस साल ये हम कह सकते हैं 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। थीम इंपॉर्टेंट रहेगी। थीम क्या है? माई इंडिया माई वोट। अब ये दो अच्छे प्रश्न है आपके सामने, इनको सॉल्व करो। वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 326। और पूछे, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए एक व्यक्ति की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा है? 1988। इसी के द्वारा ये जो मतदान की जो आयु है 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हम कवर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना 25 जनवरी को एक और दिवस होता है, नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। जबकि एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है, वो 27 सितंबर को होता है। और टूरिज्म से याद आएगा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है?
मैड्रिड स्पेन में है। बाकी चलो अभी एक बार फिर से हम जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करेंगे। तो देखो, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस। और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया था। तो ये जनवरी के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम आगे बात करेंगे, एक प्रश्न और देखेंगे, वहां मैं आपको कवर कराऊंगा। अभी अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगरुम्बा नृत्य ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा इसका असम में। और अगर आपको याद हो तो जब भी असम की हम बात करते हैं तो हम हमेशा पढ़ते हैं बगरुम्बा ये असम का लोक नृत्य है, याद आया, जो कि किनके द्वारा किया जाता है? बोडो जनजाति के द्वारा। तो ये नृत्य प्रकृति, तितलियों और पक्षियों की उड़ान से प्रेरित है, मतलब तितलियों की तरह इसमें पोज लिए जाते हैं और इसीलिए इसे बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। और ये नृत्य मुख्य रूप से बोडो महिलाओं के द्वारा पारंपरिक परिधानों में बैसागु नाम का एक त्योहार होता है, उसी दौरान ये किया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, बैसागु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में, बोडो महिलाओं के द्वारा। और अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि 10,000 से अधिक बोडो कलाकारों ने बगरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए ये अभी न्यूज में है। और इसमें कुछ वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है अगर डीप में जाए तो जैसे कि सिफुंग होता है, एक तरह की बांसुरी हो गया, सेरजा वायलिन जैसा यंत्र हो गया, और खाम ढोल हो गया। इन वाद्य यंत्रों का इसमें उपयोग होता है। ठीक है, तो पॉइंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखने हैं? कौन सा नृत्य है ये याद रखो, बगरुम्बा नृत्य है जो कि फोक डांस है, लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का। किनके द्वारा किया जाता है? बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये बोडो जनजाति है। इसी तरह का एक प्रश्न आपको याद आना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था बोडा त्योहार। बोडा त्योहार को बोडो जनजाति से कंफ्यूज मत करना। बोडा त्योहार हाटी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और वो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। जहां जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो वो मैं आपका क्लियर करता हुआ चलूंगा, ताकि एग्जाम में इस तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। और ये आज जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अब ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न की तरह ही काम करेगा, आप इनके उत्तर लगाओ। एसएससी एमटीएस में पूछा गया था ये 2022 में। एक प्रश्न ये भी लो, ये भी करो, और एक और प्रश्न 2023 में आया था ये प्रश्न, ये भी करो। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हम और रिवाइज करेंगे। जैसे कि देखो, अगर पूछे न्योकुम युलो उत्सव ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, किसके द्वारा? निशी जनजाति के द्वारा। अलिये लिगोंग उत्सव असम में ही मनाया जाता है, मिसिंग जनजाति के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया था? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो, इसका आयोजन हुआ था 2025 में नई दिल्ली में। हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में। शाश्वत मिथिला महोत्सव गुजरात के गांधीनगर में। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में 10 दिनों तक चलता है, जबकि पोंगल उत्सव तमिलनाडु में होता है, 4 दिनों तक चलता है। और सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है ये पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा 34.5 किलोमीटर लंबाई। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक एलिवेटेड कॉरिडोर का मतलब हो गया एक तरह 34.5 किलोमीटर, और इसमें लागत आने वाली है 6,957 करोड़ रुपए। बनाने का उद्देश्य, बारिश के मौसम में जब काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भर जाता है तो जानवर सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हैं, तो उस समय ये कॉरिडोर उन्हें बिना किसी हाथ, ये कॉरिडोर नेशनल हाईवे 715 का हिस्सा है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, यहाँ ये जो 3-4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, हर पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, तो कम से कम ये बेसिक चीज तो आपको याद रखनी है। जैसे कि असम में है, यही प्रश्न सिंपल सा आ जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, इससे भी प्रश्न बना है। और ये 2-4 फॉर्मेशन ईयर याद रखो, जैसे कि एक तो याद रखो सबसे पहले इसे आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट ये कब बना था? 1908 में।
उसके बाद नेशनल पार्क कब बना था? 1974 में। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी ये शामिल है, कब? 1985 में। और टाइगर रिजर्व कब बना था? 2006 में। ठीक है, मैं आपको वही पॉइंट बता रहा हूँ जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फालतू की बात हम करते नहीं है। तो कम से कम जो जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आपको ध्यान होने चाहिए। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, तो जब एग्जाम में प्रश्न आएगा ना, फिर आपको लगेगा कि यार ये पढ़ाया तो था, बस उस वक्त मेरा ध्यान कहीं और था, या मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उस वक्त ज्यादा अफसोस होता है। अब एग्जाम में कैसा फील होता है वो अभी हाथों हाथ में आपको फील करवाता हूँ। ये रहा आपके लिए आज का होमवर्क प्रश्न। मतलब इस प्रश्न के लिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, इसे आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट कब घोषित किया गया था, बताओ। ये रहे ऑप्शन आपके सामने। एक प्रश्न ये लो, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको कब शामिल किया गया था, ये लगाओ। ठीक है, फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री कौन, अमित शाह, इन्होंने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन अभी कहाँ किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में अभी गीता प्रेस गोरखपुर की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका, जिसका नाम है कल्याण, इसके 100वें वर्ष यानी कि शताब्दी अंक का विमोचन किया है। यहाँ पर अमित शाह ने कहा कि कल्याण पत्रिका, इसने 100 वर्षों से सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद और चरित्र निर्माण को आम लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। गीता प्रेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। कहां पर है ये? गोरखपुर यूपी में। ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक ग्रंथ प्रकाशक है। ये संस्था गीता, रामायण, पुराण और अन्य धार्मिक पुस्तकों को बहुत ही कम कीमत पर 15 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित करती है। इसकी जो स्थापना है वो जयदयाल गोयंदका, हनुमान प्रसाद पोद्दार और घनश्याम दास ने की थी। और इससे एक प्रश्न याद आएगा, इसको एक अवार्ड भी मिला था कुछ समय पहले, 2021 में इसे गांधी शांति पुरस्कार मिला था। अच्छा मुझे बताओ, गांधी शांति पुरस्कार के बारे में अभी एक आध दिन पहले हमने पढ़ा था, अभी लेटेस्ट गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया और वो कहां से है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। चलो बताओ, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ? तो आंसर होगा स्पेन। तो इंडो पैसिफिक महासागर पहल, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम इनिशिएटिव, ये भारत का ही एक इनिशिएटिव है जिसे 2019 में शुरू किया गया था। मोदी जी ने इसको शुरू किया था, मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे 2019 में बैंकॉक में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इसको पेश किया गया था। और ये इनिशिएटिव भारत की सागर दृष्टिकोण पर आधारित है। सागर जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और अभी इसमें स्पेन शामिल हो गया है। अब यहाँ पे कुछ नए सदस्य बने थे कुछ संस्थाओं में, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि देखो, G20 में जो नवीनतम मेंबर बना था वो अफ्रीकन यूनियन था, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा एडिस अबाबा इथोपिया में। ब्रिक्स में जो सबसे नवीनतम सदस्य है वो इंडोनेशिया है, 10वें नंबर का। उससे पहले 4 नए सदस्य बने थे, ईरान, यूएई, इथोपिया और इजिप्ट। आसियान का 11वां नंबर का सदस्य बना था ईस्ट तिमोर यानी कि तिमोर लेस्टे। एससीयू का अभी 10वां नंबर का लेटेस्ट कंट्री बना था बेलारूस, उससे पहले ईरान शामिल हुआ था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 191 मेंबर कंट्रीज है, जो लेटेस्ट बना था 2024 में, उस देश का नाम है लिंक्टेनस्टाइन। वर्ल्ड बैंक में आपको बताइए टोटल मेंबर कंट्रीज है 189, लेटेस्ट है नाउरू। यूनाइटेड नेशन में 193 है, लेटेस्ट है साउथ सुडान। नाटो में 32वां सदस्य बना स्वीडन। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में नवीनतम फुल मेंबर कंट्री बना था 107वें नंबर का मालदोवा। अभी कौन सा देश अलग हो गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, ये प्रश्न बन सकता है, इसका उत्तर करना, कौन अलग हो गया। और यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया, अभी वैसे 21वां देश भी बन गया है। चलो ये भी आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न जुड़ जाएगा, 21वां देश यूरो करेंसी को अपनाने वाला कौन सा बन गया। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य बना था जर्मनी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य 11वें नंबर का बन गया उज्बेकिस्तान, उससे पहले कोलंबिया, उससे पहले अल्जीरिया शामिल हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक में 69 नंबर का मेंबर कंट्री इजराइल बना था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य बना नाउरू, 110वां। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य बना था जमाइका। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। बाकी आज वाला जो प्रश्न था वहां पे हम स्पेन की बात कर रहे थे, तो ये रहा में स्पेन। कैपिटल मैड्रिड हो गई, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, और मैड्रिड में ही वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। कुछ और प्रश्न देखते हैं, जैसे कि स्पेन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99 नंबर का मेंबर बना था। और C-295 परिवहन विमान, याद रखना ये एक परिवहन विमान है, हेलीकॉप्टर नहीं है।
ये स्पेन से हम खरीद रहे हैं। स्पेन की कौन सी कंपनी? एयरबस कंपनी। एक्चुअली में स्पेन की जो एयरबस कंपनी है और भारत की एक कंपनी है टाटा, ये दोनों मिलकर के इसको भारत में ही बना रहे हैं। भारत में भी कहाँ? वडोदरा, गुजरात में। और भारत और स्पेन ये दोनों मिलकर के 2026 को दोहरे वर्ष संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और स्पेन ये यूरोप का पहला देश बना जिसने मासिक धर्म अवकाश के लिए कानून बनाया था। अभी 53rd नंबर का वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कतर था और फोकस कंट्री स्पेन था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में PFRDA मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए अभी किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो आंसर होगा MS साहू। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एक सुनिश्चित रिटर्न ढांचा तैयार करने के लिए अभी डॉक्टर MS साहू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति में 15 सदस्य होंगे और ये समिति NPS में निवेश पर गारंटीड रिटर्न देने के विकल्प तलाशने और नियम बनाने पर काम करेगी। तो इनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी है। MS साहू का नाम याद रखना। और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 23 अगस्त 2003 में नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसके चेयरमैन कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब अगर आपने ये ध्यान में रखा है तो ये आप होमवर्क प्रश्न सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश के इस एग्जाम में आया था, ये स्थापना पूछी गई है। बताओ फिर क्या ध्यान रखा आपने। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में ECI NET डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा केंद्रीय चुनाव आयोग ने। अच्छा, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि IICDEM मतलब इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, इस नाम से एक सम्मेलन हुआ था 21 से लेके 23 जनवरी तक। कहां पर? नई दिल्ली में, जिसका आयोजन किया था भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो अभी वहीं पर ये ECI NET नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और इस प्लेटफॉर्म के लिए कहा गया कि चुनाव से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए ये एक अकेला प्लेटफॉर्म है। मतलब आपको अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन को यूज करने की रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन हो गया, वोटर टर्नआउट ऐप हो गया, सी विजिल ऐप हो गया, सक्षम ऐप हो गया, KYC ऐप हो गया, नो योर कैंडिडेट ऐप। अब इन सबको हटाओ क्योंकि इन सबको मर्ज करके ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया गया। ये सारे काम, ये जो एप्लीकेशन जो भी काम कर रही थी वो सारे काम ये अकेले यहाँ पे हो जाएंगे। और ये प्लेटफॉर्म अंग्रेजी और 8वीं अनुसूची में जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें ये उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। बाकी पहले कुछ पोर्टल हम रिवाइज करेंगे, फिर भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि देखो, एक कायका सेतु पोर्टल लॉन्च किया था कर्नाटक ने। यहाँ पे मैं आपको पोर्टल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, किसने लॉन्च किया था वो बताऊंगा, और इनके काम क्या है वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं। आराम से आप इनको रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या PDF में आप आराम से पढ़ सकते हैं। PDF आरक्षक एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश ने, ज्ञान भारतम पोर्टल को भारत सरकार ने, और ये जो आज हमने पढ़ा इसी नेट एप्लीकेशन को भारतीय चुनाव आयोग ने, प्रतिभा सेतु एप्लीकेशन को संघ लोक सेवा आयोग ने, प्रभा पोर्टल RBI ने, उम्मीद पोर्टल को केंद्र सरकार ने, सचेत एप्लीकेशन राष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, AI चैटबॉट सारथी को हरियाणा सरकार ने, ई सेहत एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर, राइस एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। अब भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो इसके बारे में संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में आपको मिलेगा। वैसे इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाते हैं। और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार है, 26वें नंबर के। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। पहली महिला पूछेंगे तो VS रमा देवी। और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन है? विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। और ये सभी एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किए। और अभी हमने पढ़ा ये सभी एप्लीकेशन को मिला करके इन्होंने एक पोर्टल बना दिया, ECI NET उसका नाम है। ये सभी जो भी काम करेंगी वो एक पोर्टल पे आपको सारा काम होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा केजाद भरूचा को। तो अभी RBI ने केजाद भरूचा को 3 सालों के लिए HDFC बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। HDFC बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती और CEO है
शशिधर जगदीशन। टैगलाइन क्या होता है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब अपॉइंटमेंट है तो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी जैसे मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते राजकुमार गोयल। कॉल इंडिया के सीएमडी बी साईराम। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कलिकेश सिंह देव। ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। सीबीएसई के नए चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी। और इंटरपोल के प्रेसिडेंट लुकास फिलिप फ्रांस से है। और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम का नया कोच सेंटियागो नेवा को बनाया। 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष बने ज्ञानेश कुमार। आइडिया मतलब हो गया यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। नासा के नए चीफ बने 15वें नंबर के जर्रेड डिसाकपेन। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नए अध्यक्ष बरहम सलाह इराक से है। बाकी नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विक्रमनाथ। भारत की पहली एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो पहले प्रेसिडेंट है विजय कलियंत्रे, और इसका मुख्यालय मुंबई में। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट गेनाडी गोलोवकिन बने, कजाकिस्तान से है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो आंसर होगा एप्पल। तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026, इसके अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड ये एप्पल बताया गया है। पहले स्थान पे एप्पल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फिर अमेजोन को बताया गया। भारतीय ब्रांड्स में बात करेंगे तो टॉप पर टाटा है। टाटा इस पूरी लिस्ट में 61 नंबर पर है। उसके बाद इन्फोसिस है 150वें स्थान पर। और इस लिस्ट में आप देखोगे तो अमेरिका के टोटल 192 जो ब्रांड्स हैं वो इसमें शामिल है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार इसको शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का। अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किया गुजरात में। 49 नंबर का अंतरराष्ट्रीय कोलकाता बुक फेयर का फोकस कंट्री होगा अर्जेंटीना। सुकन्या समृद्धि योजना को 11वें वर्ष पूरे हो गए। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 22 जनवरी 2015। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना की घोषणा किसने की? असम। भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी 1 ये कहां पर चलाया? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? उड़ीसा, सिक्किम। किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? सीता अशोक शेल्के। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 24 जनवरी को। लोकायन 26 अभियान पर कौन सा शिप अभी रवाना हुआ? आईएनएस सुदर्शनी। और जनवरी 2026 में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगा दिया? उड़ीसा। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था यूरोजोन करेंसी को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन गया? अच्छा, आज की क्लास में भी ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था ना, बताओ कोइंसिडेंस देखो, कल भी ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा। उत्तर होगा बुल्गारिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।